नमस्कार, ये है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की सभी अहम, बड़ी और ऐसी खबरें जिनका आपके साथ है सीधा सरोकार। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। इकोनॉमी के मोर्चे पर थोड़ी खुशी तो थोड़ा गम। मई में आईआईपी ग्रोथ को लगा तगड़ा झटका, लेकिन रिटेल महंगाई पहुंची रिकॉर्ड निचले स्तर पर। इधर बारिश के चलते आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। टमाटर 100 रुपए किलो के पार तो 1.5 गुना हुई हरी सब्जियों के दाम। गहने खरीदने के साथ अब बेचना भी हुआ महंगा। देना होगा 3% जीएसटी। वित्त मंत्रालय ने जारी की सफाई। पुरानी ज्वेलरी की मरम्मत पर भी लगेगा 5% टैक्स। खादी से जीएसटी हटाने पर विचार कर रही है सरकार। लघु उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। बाजार में तेजी का तीसरा दिन। पहली बार निफ्टी 9,800 के ऊपर बंद। सेंसेक्स भी नई ऊंचाई पर पहुंचा। अगस्त में आ सकते हैं आईआरसीटीसी सहित रेलवे की 4 सब्सिडियरी के आईपीओ। 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। महिला क्रिकेट में मिताली राज ने रचा इतिहास। महिला क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बनी। देश की करोड़ों महिलाओं के लिए जरूरी खबर। पुराने गहने बेचने से लेकर मरम्मत कराना भी पड़ सकता है महंगा। यह है जीएसटी का इफेक्ट। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, कितना महंगा पड़ेगा गहनों को अब बेचना, और फिर उनकी मरम्मत भी महंगी हो रही है? देखिए, इसमें 3 हालात हैं। एक हालात यह है कि आप ज्वेलर के पास जाते हैं, अपनी पुरानी ज्वेलरी ज्वेलर को देते हैं। ऐसी सूरत में ज्वेलर आपसे 3% का जीएसटी वसूल सकता है। ये 3% का जीएसटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लाख की पुरानी ज्वेलरी ज्वेलर को देते हैं तो उसमें से 3% यानी 3,000 रुपये ज्वेलर आपसे लेगा बतौर जीएसटी। आपसे इस वजह से लेगा क्योंकि आप जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, और नियम ये कहता है कि अगर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज की व्यवस्था के तहत आपसे ज्वेलर जीएसटी वसूल सकता है। इसी व्यवस्था के तहत 3% का जीएसटी आपसे ज्वेलर वसूलेगा। दूसरी हालत यह है कि आप पुरानी ज्वेलरी ज्वेलर को देते हैं और इसके एवज में नई ज्वेलरी ज्वेलर से लेते हैं। तो चूंकि पुरानी ज्वेलरी पर जो टैक्स वसूलेगा ज्वेलर, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्वेलर को मिलेगा, तो उसके एवज में आपको नई ज्वेलरी पर आपसे वो जीएसटी नहीं वसूलेगा। यानी पुरानी ज्वेलरी लेकर के नई ज्वेलरी खरीदते हैं ज्वेलर से, तब आपको जीएसटी किसी पर भी नहीं देना पड़ेगा। तीसरा हालत यह है कि आप पुरानी ज्वेलरी ठीक करने के लिए ज्वेलर को देते हैं। इसे जॉब वर्क माना जाएगा, यानी ज्वेलर उस पर जॉब वर्क करके वो ज्वेलरी आपको वापस करता है। तो जॉब वर्क के एवज में जो पैसा ज्वेलर आपसे लेगा उसके ऊपर 5% का जीएसटी लेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो पुरानी ज्वेलरी दे करके कैश लेना ज्वेलर के से अब 1 जुलाई के बाद यानी जीएसटी लागू होने के बाद थोड़ा सा महंगा हो गया है, और वित्त मंत्रालय ने यह सफाई जारी करके बताया है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। अब इस पर और बातचीत करते हैं। पोपली ग्रुप के राज्य डायरेक्टर राजीव पोपली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़े ज्वेलर हैं। पोपली साहब, तो ये जो सफाई है सरकार की जीएसटी को लेकर, एक तो आपको मेकिंग चार्जेस पे 5% लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अब पुराना गहना बेचने के लिए जाते हैं तो उस पर भी 3% देना होगा। कैसा इफेक्ट देख रहे हैं इसका धंधे पर? इसे रिवर्स मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिवर्स मैकेनिज्म में हमें 3% एप्लीकेबल होता है ओल्ड गोल्ड पे। तो ये काफी इनकरेजिंग है। बेसिकली इसे सबको ऑन बुक्स ऑन रिकॉर्ड्स ला रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया। भले वो आप ओल्ड गोल्ड देके ट्रांजैक्शन करे या कैश देके करे या क्रेडिट कार्ड से, होल आइडिया इज टू कीप एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। जो अक्सर ओल्ड गोल्ड पे होती थी कि वो ट्रांजैक्शन काफी ज्वेलर्स दिखा नहीं सकते थे, अब ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या लेकिन इसका भार जो है वो जाने वाला ग्राहक के ऊपर, आप उन्हीं से बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसमें कोई भार है ही नहीं। जो 3% जीएसटी है आपके न्यू परचेज पे वैसे भी लगने वाला था, अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पे लगेगा। जैसे आपका ओल्ड गोल्ड के जीएसटी पे लगता है और न्यू परचेज पे आपका वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। तो कस्टमर को इसमें ज्यादा लीवेज नहीं है इसमें। जी, लेकिन क्या जो लोग हैं वो ये इंसिस्ट करेंगे ज्वेलर से कि बिना किसी रसीद के, बिना उसके ही वो काम कर ले, क्योंकि ये 3% का जो कटौती है उसके हिस्से ही जा रही है? ये मैटर ऑफ मैच्योरिटी लेवल है कंज्यूमर्स में और ज्वेलर्स में। ये एक तरह की जीएसटी से ये इम्प्लीकेशन काफी सिंप्लीफाई होने वाली है।
जो जीएसटी एप्लीकेबल है तो लगेगी ही, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बट द गुड पार्ट इज कि जो कंज्यूमर्स बदली करते थे गोल्ड, वहां जीएसटी एप्लीकेबल अब रिवर्स मैकेनिज्म में आएगा, तो एक अच्छी बात है इनफैक्ट, टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राजीव पोपली साहब। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगली खबर यह है कि गूगल के जरिए आपकी वेबसाइट को मिलने वाले विज्ञापन पर भी जीएसटी लगेगा या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। आज जीएसटी की मास्टर क्लास में राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने बताया कि इस पर वित्त मंत्रालय सफाई जारी करेगा। तो जल्द ही खादी से बने कपड़े हो सकते हैं यहां पर सस्ते, क्योंकि सरकार इस पर से जीएसटी हटाने पर विचार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, अभी हमने ज्वेलरी के बारे में तो बात की। देखिए यहाँ पर जो पुरानी ज्वेलरी है उसे बेचना थोड़ा सा ग्राहक के लिए भारी पड़ेगा, लेकिन अब खादी में क्या राहत मिल सकती है? सरकार इस पर क्या टैक्स हटाने का विचार कर रही है? जी, खादी को अब तक टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद खादी भी टैक्स के दायरे में आ गया है। और जो खादी पर जो जीएसटी लगाया गया है वो 5 से 18% के बीच में है। जो खादी के कपड़े हैं वो 5% में रखे गए हैं। 1000 रुपए से ऊपर के जो खादी के रेडीमेड कपड़ों की जो खरीद बिक्री है उस पर 12% लगाया गया है। और खादी पॉलिएस्टर मिक्स के जो कपड़े हैं उस पर लगाया गया है 18%। अब खादी और ग्रामोद्योग जो विभाग है, जो लघु उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है, उसने ये चिंता जताई है कि अगर खादी की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे जो लाखों लोगों का रोजगार इस पर जुड़ा हुआ है वो प्रभावित होगा। और इसके अलावा खासतौर पे जो बहुत सारे लोग जो खादी की दुकानें चलाते हैं उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी प्रभावित होगी। और इसके लिए एक प्रपोजल भेजा गया है खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से। लघु उद्योग मंत्रालय ने इसे फॉरवर्ड किया है वित्त मंत्रालय को, जिसमें कहा गया है कि इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि खादी एक आम कपड़ा नहीं है। और इसे अगर बाजार में एक तरफ तो हम प्रमोट कर रहे हैं खादी को, और अगर इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो फिर इसका सस्टेन करना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद अब जो है वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि अगर सभी नहीं तो कम से कम कुछ कैटेगरीज में खादी पे जो जीएसटी लगाया गया है उस पर छूट दी जाए। जी रोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हड़ताल के कारण देश के दूसरे हिस्सों में कपड़ा कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 15 दिन से चल रही इस हड़ताल के कारण रिटेलर से लेकर ग्राहक तक परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा मार थोक व्यापारियों पर पड़ी है। यह है नागपुर के कपड़ा व्यापारी भारत भूषण। स्कूल यूनिफॉर्म, सूट और दुपट्टे का थोक कारोबार करते हैं। इन्होंने सूरत में 1 लाख मीटर कपड़े का ऑर्डर दे रखा है, लेकिन वहां हड़ताल के कारण माल नहीं आ पा रहा। नतीजा ये है कि इन्हें रोज 3 लाख के आसपास का नुकसान हो रहा है। अलग अलग आइटम है, अलग अलग आइटम में 1 लाख मीटर कपड़े का ऑर्डर सूरत में दिया हुआ है, जो कि कुछ माल रेडी होकर रखा है पर वो मिलों में पड़ा है। अभी जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक वहां से डिस्पैच नहीं होगा, तो माल वहीं पे डंप पड़ा है। दरअसल सूरत लेडीज गारमेंट के लिए कपड़ों की सप्लाई का बड़ा सेंटर है, लिहाजा हड़ताल की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में कपड़ा व्यापारी नुकसान उठा रहे हैं। कपड़ा व्यापारियों का दावा है कि उन्हें नागपुर में रोज 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, रायपुर में 60 करोड़ और इंदौर में 80 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेली का 30-40 करोड़ का माल नागपुर का है। तो 1 लाख मीटर माल तो आप समझ लीजिए डेली का नागपुर में चाहिए ही चाहिए। और इसको आप कनेक्ट करिए, नागपुर से बड़ी मंडी रायपुर है आज, तो रायपुर में भी लाखों मीटर माल लगता है, क्योंकि एक उनको उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग मिलता है बिजनेस का। छत्तीसगढ़ है, एमपी, रायपुर से ही माल जाता है एमपी, क्योंकि पहले एक ही था छत्तीसगढ़ और एमपी। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। गुजरात के कपड़ा व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 साल जीएसटी के दायरे से बाहर रखे। फिलहाल सरकार इस मांग को मानने के मूड में नहीं दिख रही, लेकिन इतना तो तय है कि इस बंद को खत्म करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि गुजरात की हड़ताल का असर देश भर के कपड़ा व्यापारियों पर पड़ रहा है। सूरत के टेक्सटाइल कारोबारियों की हड़ताल ने मानो देश भर के टेक्सटाइल कारोबार की कमर तोड़ के रख दी हो। सरकार ने अगर इस पर जल्द ही बीच का रास्ता नहीं निकाला तो व्यापारियों की तो मुश्किल बढ़ेगी, साथ ही इस कारोबार में जो लेबर काम करते हैं उनकी रोजगारी पर भी तलवार लटक सकती है। रौनक कुकड़े, नागपुर।
इधर जीएसटी की मार कपड़ा मिलें भी झेल रही हैं। मुंबई के पास भिवंडी और मालेगांव में मिलें बंदी के कगार पर हैं। भिंडी में 4 लाख पावर लूम है, जबकि मालेगांव में 2 लाख पावर लूम है। मिल मालिक तो परेशान हैं ही, इन मिलों में काम करने वाले लाखों लोगों को भी बेरोजगार होने का डर सता रहा है। पावर लूम मालिकों का कहना है कि मिलों में इतना तैयार कपड़ा पड़ा है कि अब और रखने की जगह नहीं है। जीएसटी पर असमंजस और हड़ताल के बीच कोई कपड़ा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उधर तमिलनाडु के इरोड में 10,000 पावरलूम मिलों में जीएसटी के खिलाफ हड़ताल चल रही है। और इधर आंकड़ों में कम हो रही है महंगाई, लेकिन आपके किचन पर आप भी ढा रही है सितम सब्जियां। जानिए पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे ग्रोथ की, जिसको आज जोर का झटका लगा है। इंडस्ट्री की ग्रोथ को जोर का झटका लगा है। जीएसटी लागू होने से पहले इंडस्ट्री की रफ्तार में सुस्ती थी। ये बात आज आईआईपी आंकड़ों में साबित हो गई। मई में आईआईपी ग्रोथ घटकर 1.7% रह गई है, जबकि पिछले महीने ये 2.8% थी। सबसे बुरा हाल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, माइनिंग, कैपिटल गुड्स सेक्टर का। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। जून में रिटेल महंगाई दर 2.18% से घटकर 1.54% हो गई है। आईआईपी और महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी हर्षिता सावंत। हर्षिता, ग्रोथ को तो तगड़ा झटका लगा है, क्या कह सकते हैं और क्यों ये इफेक्ट इतना ज्यादा दिख रहा है? आईआईपी की ग्रोथ में हमने देखा है थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ जरूर दिखाई दिया है। 3% से सीधे 1.7% पर यह आंकड़ा आया है और वजह साफ है, जीएसटी के लागू होने से कुछ डिसरप्शन जरूर देखने को मिला है। एक बड़ी ये भी वजह रही है कि काफी डीस्टॉकिंग हुई है, तो उस लिहाज से भी अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा है दबाव। मैन्युफैक्चरिंग में एक स्लो डाउन, 1.2% पर यह आंकड़ा आता हुआ, लेकिन झटका कहां पर लगा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और कैपिटल गुड्स में भी हमने देखा है -3.9% की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दबाव देखने को मिला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, ये शायद आने वाले 2 महीने और देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड क्वार्टर में इसका पूरा असर देखा जाएगा। हालांकि अच्छे मॉनसून का ट्रिगर और धीरे धीरे करके जब जीएसटी का डिसरप्शन पूरा हो जाएगा और लोग फिर से स्टॉक बाजार में लाना शुरू करेंगे, तब जानकार मानते हैं कि 4 से 5% की ग्रोथ हम एट द एंड ऑफ द ईयर जरूर देख पाएंगे। लेकिन अगर आप महंगाई के आंकड़े पर नजर डालें तो वहां पर राहत जरूर मिली है। 1.54% का आंकड़ा काफी बेहतर माना जा रहा है। और इस बारी हमने देखा है दालों की कीमतों में थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दी है। कच्चे तेल में जो भारी गिरावट आई उससे भी मदद मिली है। और फल सब्जी के दामों में भले ही थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला हो, लेकिन वहां से इस समय तो राहत दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चिंता की वजह यही है कि शायद आगे जाकर, यानी कि अगले महीने के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो महंगाई है जहां पर राहत मिल रही है वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड रहेगी। शुक्रिया हर्षिता। इधर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि ये आर्थिक नीतियों का नतीजा है, जिसकी वजह से महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। The number is of course 1.54% and is at a kind of almost historic low and reflects the firm and ongoing consolidation of macroeconomic stability. In fact, it's interesting that the last time we saw such low inflation numbers, of course on a slightly different series, the CPI-W series, was in 1999 and before that in August 1978. आंकड़ों में भले ही महंगाई कम दिख रही हो, लेकिन बरसात में सब्जियों के दाम ने हाल बेहाल कर दिया है। टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो के पार चली गई है। वहीं सभी हरी सब्जियों के दाम भी करीब 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों का हमने देश के तमाम शहरों से जायजा लिया है। मुंबई, नागपुर, दिल्ली, लुधियाना की मंडी में पहुंचे हैं हमारे रिपोर्टर। आपके लिए पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम फिलहाल भाईकला मार्केट में हैं और वहीं पे सब्जियों का जायजा करने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पे सब्जियों के दाम 100 से 110 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारे साथ व्यापारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। फिलहाल भाईकला मार्केट में सब्जियों के दाम कितने हो गए? टमाटर जैसा कि 80 रुपया 90 रुपये किलो है।
मटर 130 रुपये 120 रुपये किलो है, फ्रेंच बीन्स 60 रुपये किलो है, टेंडली 60 रुपये किलो है, गवार 60 रुपये किलो है, बाकी समझो जो भी है फ्लावर 50 रुपये 40 रुपये किलो है, गोभी है 40-30 रुपये किलो है। अभी जो भी है ये सही रेट है, लेकिन कोई कोई बढ़ गया है, जैसा कि टमाटर है, मटर है, ये बढ़ गया है। तो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में सब्जियों के दामों में कितना फर्क पड़ा है? हाँ, थोड़ा बढ़ गया है, सब जो 10-20% बढ़ गया है रेट। अभी कोई कोई जगह पे समझो बारिश हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो जगह पे अगर समझो माल निकाल खेती में से निकालने के टाइम अगर थोड़ा सा भीगेगा तो खराब हो जाता है थोड़ा, और इसकी वजह से वो थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। सबके सैलरी तो इतनी है पर भाव सब बढ़ गए, तो जो नॉर्मल पीपल रहते हैं उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। सब्जियों की आवक कम होने की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और हर एक सब्जी जो है वो महंगे में बिक रही है। मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो टमाटर जो है वो 80 रुपये किलो में बाजार में बिकता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो यही टमाटर का रेट जो है वो 50 रुपये तक आ गया था, और उससे भी बढ़कर 80 रुपये टमाटर का दाम जो है वो प्रति किलो हो चुका है। उसी तरह अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च भी अब 60 रुपये किलो में बिक रही है। हमारे साथ दुकानदार है, उनसे जानेंगे भैया क्या वजह है, क्यों बढ़ रहे हैं दाम, आवक कम हो रही है और भी क्या दूसरी वजह है? दाम बढ़ने में ये भारी बरसात जो अभी 2-3 दिन पहले इतनी जो बरसात हुई उसके वजह से जो सब्जी भाजी रही जो झाड़ पे लगती वो एक्चुअली वो खराब होने से जो सब्जी भाजी के जो 50 वाला टमाटर आज 100 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा है, जो गोभी है जो 60 रुपये 70 रुपये किलो बिकती थी आज 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रही है, यानी सब्जी पे बहुत बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर सबसे पहले आता है, क्योंकि टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो टमाटर का दाम है वो 20-25 दिन पहले जो 30 रुपये किलो था वो आज करीब 50 से 60 रुपये किलो पहुँच गया है। उसके बाद अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी भी करीब 30 रुपये के आसपास बिक रही थी, वो आज करीब 40-50 के आसपास बिक रही है। शिमला मिर्च भी काफ़ी यहाँ पर महंगा हो गया है 20-25 दिनों में बारिश के चलते। शिमला मिर्च जो पहले करीब 30-40 रुपये किलो बिक रहा था वो आज करीब 60 रुपये किलो बिक रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मटर भी काफ़ी महंगा हो गया है, वो भी करीब 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है, जो कि 20-25 दिन पहले अगर हम बात करें तो करीब 60-70 रुपये के आसपास बिक रहा था। बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ है, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हरी सब्जियों की बात करें तो इनके दाम दोगुना हो गए हैं। जैसे शिमला मिर्च जो 15 दिन पहले 20 से 25 रुपए किलो बिक रही थी, इस समय 60 रुपए किलो बिक रही है। इसी तरह टमाटर 60 रुपए किलो पहुंच गया है, जबकि अन्य सब्जियों के दाम भी दोगुना हो चुके हैं। पहले यहाँ पे लोकल सब्जी थी जी, अब लोकल सब्जी खत्म हो गई और बरसात हो रही है, और यहाँ से जितनी सब्जी है वो हिमाचल से आ रही है। हिमाचल में बारिश हो रही है, इस वजह से शॉर्टेज हो रही है माल की, हर माल शॉर्टेज में आ रहा है। आम बंदा अगर सोचे कि मैं ले पाऊँ तो नहीं ले पाएगा। जिसका बजट 100 रुपये का था वो 500 हो गया है। वो कुल मिलाकर अभी बहुत मुश्किल है, जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। रिजर्व बैंक ये नहीं बता पा रहा है कि नोटबंदी के बाद कितनी करेंसी वापस सिस्टम में आ गई। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का कहना है कि पुराने नोटों की गिनती अभी भी चल रही है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए उर्जित पटेल ने कहा कि नोटों की गिनती कब खत्म होगी इसकी कोई डेडलाइन तय नहीं है। इससे पहले 18 जनवरी को भी आरबीआई गवर्नर संसदीय समिति के सामने पेश हुए थे। उस वक्त समिति गवर्नर के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। संसदीय समिति के मॉनसून सत्र में नोटबंदी पर रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने एस्सार स्टील के मामले पर अपने फैसले का बचाव किया है। आरबीआई ने गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वह एस्सार स्टील के साथ कोई गलत या अलग व्यवहार नहीं कर रहा है। एस्सार स्टील रीस्ट्रक्चरिंग के चरण से काफी आगे जा चुका है। बैंक्रप्सी की कार्रवाई के दौरान एस्सार की अर्जी पर विचार किया जाएगा। सरकार आरबीआई को बैंक्रप्सी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत कर सकती है। इस मामले की सुनवाई कल भी होगी। गौरतलब है कि एस्सार स्टील ने अपने कर्ज के मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भेजने की चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि आरबीआई के कदम से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को धक्का लगा है। इधर रेलवे जल्दी अपने 4 आईपीओ बाजार में उतारने की तैयारी में है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में रेलवे आईपीओ के लिए अर्जी देगी और अक्टूबर अंत तक आईपीओ आने की उम्मीद है। सरकार आईआरसीटीसी, आईआरसीओएन, आरवीएनएल के आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। रेलवे आईपीओ के जरिए इन चारों कंपनियों में 10-10% हिस्सेदारी बेचेगी। साथ ही इरकॉन, आरवीएनएल, एसपीसीएमआईएल 6 हफ्तों के भीतर शेयर बायबैक भी कर सकते हैं। सरकार के 5 से 10% शेयर्स का बायबैक करेगी। और बैटरी खत्म होने की टेंशन से अब मिलेगा छुटकारा। मोटोरोला ने लॉन्च किया दमदार बैटरी वाला फोन। जानिए क्या है इसकी खासियत इस ब्रेक के बाद।
बूचड़खानों के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकती है, यह कहना है कृषि क्षेत्र के जानकारों का। रोक पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद दिल्ली में इस विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जानकारों ने कहा कि पशुवध पर रोक से 10 साल में पशुओं की तादाद इतनी हो जाएगी कि उन्हें पालने का खर्च देश के रक्षा बजट से भी बड़ा हो जाएगा। मेरे आंकड़ों के हिसाब से कोई 27 करोड़ एक्स्ट्रा जो है पशु आ जाते हैं। अगर इतने एक्स्ट्रा पशु आपके देश में हो गए तो उन पशुओं को सिर्फ रखने की जगह जो गौशालाएं बनाने की बात होती है, आपको लगभग 5 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए इन 27 करोड़ एक्स्ट्रा पशुओं को रखने के लिए। उन गौशालाओं को बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा उनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हम तो सबसे पहला इसमें ये सिफारिश देना चाहते हैं कि जैसे पहले चल रहा था, किसान जब भी चाहे अपना जानवर का जहाँ भी, चाहे दूध वाला जानवर हो या गैर दूध वाला, जब उनके पास खरीदार आता है या वो ले जाते हैं पशु मेला में, तो जो उनको उचित पैसा मिलता है, जो लगता है उसमें वो बेचते हैं। वो अधिकार उनका सुरक्षित रहना चाहिए, वो उनकी संपत्ति है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज बन गई है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी। मिताली ने 6000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। मिताली ने आज महिला वर्ल्ड कप के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रिकॉर्ड बनाया। आज के मैच में मिताली ने 69 रन बनाए। इस तरह से महिला और पुरुष दोनों वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हिंदुस्तानियों के नाम पर आ गया है। पुरुष वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने वनडे क्रिकेट में 18,426 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि मिताली राज को लेडी सचिन भी कहा जाता है। मिताली ने 6000 का आंकड़ा 183 मैचों में पूरा किया है, जबकि सचिन ने 463 वनडे खेले थे। सचिन की बैटिंग औसत 44.83 की है, जबकि मिताली की 51.68 की। मिताली के नाम एक और रिकॉर्ड है। मिताली ने महिला वनडे में 49 हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। सचिन ने 96 अर्धशतक लगाए थे। इधर इस उपलब्धि पर पुरुष टीम के खिलाड़ियों और मास्टर ब्लास्टर सचिन ने ट्वीट कर मिताली राज को बधाइयां दी हैं। सचिन ने लिखा है कि बधाई, महिला वनडे में रनों का रिकॉर्ड एक बड़ी उपलब्धि है। आज भी आपने शानदार बैटिंग की है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा लम्हा है। महिला वनडे क्रिकेट में मिताली ने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनाया है। ये एक चैंपियन का खेल है। आज मोटोरोला ने दमदार बैटरी वाला बजट फोन E4 और E4 प्लस लॉन्च कर दिया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 5000 mAh की दमदार पावरफुल बैटरी। इसके अलावा फोन में 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है। फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का रेयर और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन में 3 GB का रैम है और 32 GB की इंटरनल मेमोरी, जिसे आप बढ़ाकर 128 GB भी कर सकते हैं। कीमत है करीब 10,000 रुपए। वहीं मोटो E4 में 5 इंच का HD डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल का बैक और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 2 GB का रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी। यहां भी आप इसे 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। कीमत है करीब 9,000 रुपए। और आवाज इट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आवाज पर लगातार बने रहिए और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़िए हमसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।